आज देश भर में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब कोई एक फिल्म जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, कोई बड़ा बजट नहीं है, कोई फिल्म का बहुत बड़ा निर्माता नहीं है, फिल्म की कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई है और उसके बावजूद फिल्म अच्छा कर रही है। न ही कोई बड़ी पब्लिसिटी हुई, और आप तो देखते हैं कि आजकल पब्लिसिटी के लिए भी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन इस फिल्म के साथ वो भी नहीं हुआ। इस सब के बावजूद ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और अब तक 86 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जो फिल्म के उद्योग को समझते हैं उनका ये कहना है कि ये फिल्म 150 से 200 करोड़ रुपए तक कमा सकती है, जो कि बड़े बड़े जो नायक हैं हमारे बॉलीवुड के, उनकी फिल्में भी जितना पैसा नहीं कमा पाती वो ये फिल्म कमा लेगी, और वो भी अपने दम पर। ज़्यादातर जो बड़ी फिल्में होती हैं वो फ्राइडे सैटरडे संडे, आजकल 3 दिन का पूरा ये गेम होता है, और संडे के बाद फिल्म की कलेक्शन गिरने लगती है और टिकटों की जो बिकने की संख्या है वो भी गिरने लगती है। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो कि हर रोज़ इसकी ज़्यादा टिकटें बिक रही हैं और इसका कलेक्शन हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड इस फिल्म ने साबित किया है, और उसका कारण ये है कि ये फिल्म लोगों के दिल को छू गई है। इससे पता चलता है कि अगर कंटेंट अच्छा हो और अगर वो कंटेंट लोगों के दिल को छू जाए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो दिल को छूती नहीं है, वो दिल से बनाई नहीं गई है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जा रही है, उसकी आप कितनी भी पब्लिसिटी कर लीजिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। आज जब कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनी है तो इसे सिनेमा न मानकर बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिनेमा घरों को नफरत से भरा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सिनेमा घरों में नफरत नहीं, आज सच दिखाया जा रहा है। सिनेमा घरों में सत्य फैला हुआ है, सत्य की रोशनी फैली हुई है, और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस नरसंहार के लिए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार थे, जो बाद में बीजेपी में आ गए थे। लेकिन आज हम तथ्यों के साथ आपको यह बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों पर हुए इस जुल्म के लिए असली जिम्मेदारी कौन थी। आप जानते हैं हमारे देश में लोग इतिहास तो पढ़ते नहीं, और हमारे देश के जो नेता हैं या जो बुद्धिजीवी हैं या मीडिया वाले हैं जो अर्ध सत्य लोगों को बता देते हैं, लोग आसानी से अपने अपने हिसाब से उस पर विश्वास कर लेते हैं। जिसे जो सूट करता है वो उस सच को मान लेता है। यह बात सच है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि इस पलायन की पृष्ठभूमि पिछले 10 वर्षों में तैयार हो रही थी, और इन 10 वर्षों में 9 साल 11 महीने तक भारत में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस नरसंहार के लिए उसके 9 साल और 11 महीने का शासन जिम्मेदार नहीं, बल्कि वीपी सिंह की सरकार का सिर्फ 1 महीना जिम्मेदार है, जबकि वीपी सिंह की सरकार को 1 महीना हुआ था। इसकी शुरुआत 1982 से हुई थी। उस समय श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा था, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF नाम का आतंकवादी संगठन कश्मीर के आम मुसलमानों के दिमाग में यह जहर भर रहा था कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग नहीं जाते तब तक जो मुस्लिम कश्मीरी हैं उन्हें उनका हक और नौकरियां नहीं मिलेंगी। और ये लोग मानते थे कि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो मुसलमान हैं और पंडितों को यहाँ से भगा देना चाहिए, क्योंकि पंडित ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पंडित ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, उन्हें नौकरियों में ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था, इसलिए ये परेशानी हो रही थी लोगों को। ये दौर उस दौर की बात है जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला थे, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि 3 फरवरी 1984 को ब्रिटेन में भारत के राजनयिक रविंद्र महात्रे को JKLF के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, और वो JKLF के संस्थापक और मशहूर आतंकवादी मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग करने लगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो आतंकवादियों ने रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी, और बाद में 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इससे कश्मीर में दंगे भड़क गए और कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया गया। यह सब कुछ तब हुआ जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप हमारी इस बात को नोट भी कर सकते हैं। कश्मीर में 1984 में भी दंगे हुए थे, और तब भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी।
इंदिरा गांधी जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराकर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अप्रैल 1984 में जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। यानी जो लोग ये कहते हैं कि उस समय जगमोहन बीजेपी में थे, ये बात गलत है। जगमोहन उस समय इंदिरा गांधी के करीबी हुआ करते थे और उनके कहने पर ही जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार का गठन उस राज्य में करवाया था। ये वही गुलाम मोहम्मद शाह हैं जिन्हें 1986 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और उस समय जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट इलाके में मुसलमान कर्मचारी नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे। वो कहते थे कि दफ्तर के दौरान काम के बीच में उन्हें नमाज पढ़नी है और इसके लिए वो वहां बने एक प्राचीन मंदिर को तोड़वाना चाहते थे। उस मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहां वो नमाज पढ़ेंगे, ये मांग थी। ये बात जैसे ही गुलाम मोहम्मद शाह को पता चली, उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे दिया, जिससे वहां पर तनाव बढ़ गया और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में विरोध करने वाले कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए। ये सब तब हुआ जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन राजीव गांधी ने इन दंगों को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बल्कि वो उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त थे और चर्चित शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात कर रहे थे। यानी राजीव गांधी चाहते तो 1986 के दंगों के समय ही कश्मीर को लेकर बड़े कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 1989 में जब हालात काफी बिगड़ गए और कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाने लगी, तब भी राजीव गांधी का ध्यान कश्मीर की तरफ नहीं था, बल्कि वो उस समय के लोकसभा चुनावों में व्यस्त थे। वो किसी भी तरह सरकार बनाने के बारे में सोच रहे थे, जबकि कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने उस समय राजीव गांधी को 2 चिट्ठियां लिखी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में किया है। और ये पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। 8 अप्रैल 1989 को उन्होंने अपनी पहली चिट्ठी में बताया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इस चिट्ठी के आखिर में वो ये भी लिखते हैं कि अगर राजीव गांधी ने आज कोई कदम नहीं उठाया तो वो बहुत देर हो जाएगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। ये किताब है और इस किताब में ये चिट्ठी के बारे में भी लिखा हुआ है। उस चिट्ठी को उन्होंने पूरा पब्लिश किया है अपनी किताब में, और चिट्ठी के आखिर में उन्होंने लिखा है, द सिचुएशन कॉल्स फॉर इफेक्टिव इंटरवेंशन, टुडे मे बी टाइमली, टुमारो मे बी टू लेट। वो अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप तुरंत हस्तक्षेप कीजिए। अगर आज आपने हस्तक्षेप किया तो शायद कुछ बात बन भी जाए, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। राजीव गांधी ने इस चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया और जगमोहन ने इसके 1 महीने के बाद 14 मई 1989 को एक और चिट्ठी राजीव गांधी को लिखी और कश्मीर के तनावपूर्ण हालात के बारे में बताया। लेकिन तब भी राजीव गांधी चुप रहे। मैं आपको इन दोनों चिट्ठियों में लिखी हुई जो बात है वो आज बता रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं। और देखिए, ये सारी चिट्ठियां जो मेरे सामने आज हैं, इन सब में उन्होंने यही बात कही है जो मैंने आपको बार बार पढ़कर बताई है। तो ये वो किताब है जगमोहन की जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इसमें जगमोहन ने कश्मीर की पूरी कहानी लिखी है जो आज हमने आपको बताई है। जब राजीव गांधी कश्मीर के हालात को नजरअंदाज कर रहे थे, उसी दौरान जुलाई 1989 में जगमोहन का राज्यपाल के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट आए और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का यह सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीका लाल टपलू की खुलेआम हत्या की और यह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी। और उस समय कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन नहीं थे, बल्कि उनकी जगह जनरल केवी कृष्णा राव कार्यभार संभाल रहे थे। एक और बात, तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। सितंबर से जनवरी के बीच कई कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई और फिर 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन इसी दिन 2 और बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना यह थी कि श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू होने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन देश में आज तक किसी ने उनसे यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर उनके इस्तीफे के बाद कश्मीरी पंडितों पर संगठित तरीके से हमले कैसे हुए,
क्या उन्हें इसकी जानकारी पहले से हो गई थी? और दूसरी बात, जनवरी 1989 में ही फारूक अब्दुल्ला लंदन चले गए थे और ऐसा कहा जाता है कि जब कश्मीर जल रहा था, जब वहां खून की नदियां बह रही थीं, तब फारूक अब्दुल्ला लंदन में गोल्फ खेल रहे थे। इसी दिन जगमोहन को फिर से जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर वहां भेज दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दंगों की पृष्ठभूमि पिछले 10 वर्षों से तैयार हो रही थी। तब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार वो नहीं, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार जगमोहन है, जिन्हें 19 जनवरी को ही दंगे वाले दिन फिर से राज्यपाल बनाया गया। और वीपी सिंह की वो सरकार जिम्मेदार है जो दंगों से 1 महीने पहले ही दिसंबर 1989 में जिसका गठन हुआ था। वैसे उस समय, उस दौर में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए एक बात काफी कही जाती है। कहा जाता था इन पार्टियों के नेता श्रीनगर में सांप्रदायिक होते थे और जम्मू में कम्युनिस्ट होते थे और दिल्ली में आते ही ये धर्मनिरपेक्ष हो जाते थे। यानी हर नेता के 3 रूप हुआ करते थे और ये स्थिति आज भी है। कश्मीरी पंडितों को उस समय आतंकवादी कैसे धमकी देते थे, इसके कुछ और सबूत आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और आज उस जमाने के कुछ दस्तावेज, उस जमाने की कुछ चिट्ठियां मैं अपने साथ लेकर आया हूं और देखिए उन चिट्ठियों में, उन दस्तावेजों में और उन अखबारों में क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है, I appeal to you to kindly use your pen in educating the Muslims about the Pandit virus and use your esteemed newspaper in exposing the sinister designs and the deplorable character of the Pandit community। ये अखबार में उस समय पत्रकारों से अपील की गई है और पंडित वायरस कहकर कहा गया है कि ये जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, ये एक वायरस की तरह है। अब देखिए, ये उस जमाने के एक अखबार की हेडलाइन है जो मेरे हाथ में है और मैं हेडलाइन पढ़कर बताता हूं। ये डेली अखबार है जिसका नाम है अल सफ़ा। ये उर्दू का अखबार है, श्रीनगर से पब्लिश होता था 14 अप्रैल 1990। उसका ये जो हेडलाइन है उसमें जो छपी है वो देखिए क्या है। कश्मीरी पंडित्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेस अगेंस्ट मुस्लिम्स शुड लीव द वैली विद इन 2 days। वार्निंग इशूड बाय हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन ने चेतावनी दी है। और इसमें यह भी छपा है कि पोस्टर्स लगा दिए गए थे कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर और गलियों में, सड़कों पर, कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर, जिसमें लिखा था अल्लाह टाइगर्स के नाम से लगाया गया था कि ये जो पोस्टर लगाने वाले हैं, इस संदेश को जो इशू करने वाली जो मिलिटेंट आउटफिट है उसका नाम है अल्लाह टाइगर्स। और नीचे लिखा था अल्लाहू अकबर, अवेक एंड अराइज मुस्लिम्स, रन अवे इनफिडल्स, जिहाद इज अहेड। यानी जिहाद आने वाला है और आप लोग जल्दी से जल्दी यहां से भाग जाइए। और पंडितों को तब काफिर माना जाता था। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि जगमोहन वर्ष 1994 के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। 1994 के बाद, इससे पहले वो राज्यपाल थे और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जगमोहन अपनी इसी पुस्तक में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ चिट्ठियों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने 1950 के दशक में लिखी थी। इन चिट्ठियों में नेहरू ये लिखते हैं कि जब बाकी मुद्दों की बात आती है तो उनका पक्ष स्पष्ट होता है। यानी नेहरू अपने बारे में लिख रहे हैं कि बाकी तमाम मुद्दों पर उनका पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और उनका पक्ष क्या होना चाहिए। नेहरू ये बात वर्ष 1952 में उस समय के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को लिखते हैं। सोचिए कि शेख अब्दुल्ला को जो नेहरू लिख रहे हैं बात, वो क्या कह रहे हैं। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में गया, इस पर पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया, 1/3 कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ, अनुच्छेद 370 लागू किया गया। ये सब कुछ नेहरू के समय में हुआ, लेकिन नेहरू कहते हैं कि उन्हें कश्मीर का मुद्दा समझ में ही नहीं आता था। ये बात कितनी चौंकाने वाली है। और आप सोचिए कि ये बात नेहरू के कंफ्यूजन से शुरू होती है। इसमें लिखा है इन ऑलमोस्ट ऑल हिज लेटर्स ऑन कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1952 to 53, 52 से लेकर 53 तक, ही मेड रिपीटेड यूज ऑफ द एक्सप्रेशन
आई डू नॉट नो, यानी बार बार कश्मीर के संदर्भ में नेहरू लिखते थे आई डू नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, 25 अप्रैल 1952 को शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में नेहरू लिखते हैं, फॉर द मोमेंट इट इज नॉट क्लियर टू मी व्हाट आई शुड डू। फिर 27 अप्रैल 1953 को लिखते हैं, जब उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, उनको नेहरू ने लिखा, आई डू नॉट माइंड डीलिंग विद एनी मैटर बट आई क्वाइट फील हेल्पलेस अबाउट दिस कश्मीर इशू बिकॉज आई डू नॉट नो वेयर आई स्टैंड। तो क्या आज हम ये बात माने कि नेहरू के सामने, नेहरू के मन में कश्मीर को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, वो कंफ्यूज थे और उसी की वजह से आज कश्मीर का यह हाल हुआ है, क्योंकि हम एक के बाद एक गलती करते चले गए कश्मीर को डील करने में। आज हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर से भी बात की है, जिनका कहना है कि उन्होंने इस नरसंहार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कड़े कदम उठाने की सलाह दी थी, लेकिन राजीव गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। सर, चूंकि आपने राजीव गांधी से कुछ सवाल किए थे, क्या वो सवाल आपने किए थे जिसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला, और जवाब मिला तो क्या मिला, ये बताएंगे सर? जी हाँ, इसमें हमारे गंजू साहब ने तो इसका विश्लेषण एक तरह से कर ही दिया है कि उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी पूछा। वो बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली थे, आप जानते हैं। उनके वालिद साहब वहाँ के जस्टिस भी थे, शायद चीफ जस्टिस थे, और उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई देखिए, मैंने तो प्रश्न उठाया है कि मुझसे देखा नहीं गया है कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोग जो है उनके साथ ऐसा व्यवहार हो। अलायंस था, ये लोग भूल जा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का अलायंस था, और इस अलायंस के दौरान ही ये हादसा होता है, मतलब तीव्र पर पहुंचता है। इसका मतलब माना जाए कि आपकी सलाह पर राजीव गांधी ने अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो शायद इतनी दुर्घटना और नहीं होती और हिंसा कम हो सकती थी, बचाया जा सकता था इसको। देखिए, मैं सलाह तो नहीं कहूँगा, मैं प्रश्न या जो एक आदमी उठाता है, जितना हद तक उठा सकता है उतना तो समझता हूँ कि मैंने किया। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.